हम लोगों ने टॉपिक पिछली वीडियो से जो स्टार्ट किया था वो था हमारा इफ़ेक्टिव लिसनिंग। अब तक हम लोग कर चुके हैं कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इसकी टाइप्स एंड काइंड्स क्या हैं। तो बेसिकली अब तक हम लोगों को ये पता लग गया है कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल components of the communication. If we really wants to develop our communication in all aspects, we must listen effectively. In other words, we can say that effective listening is a key point to improve our conceptual clarity, knowledge, and confidence. So new thing comes how confidence improves with effective listening. If normally we feel lack of confidence when we don't have conceptual quality or we fear to talk. There are two main reasons when we feel lack of confidence to speak. First reason is that sometimes we feel that what others will think if I give the wrong answer. And sometimes we don't have the conceptual clarity that we can stand and give answer. So if we have listened effectively, this second point of lack of confidence automatically gets abolished from us, because if we have listened effectively, automatically we would have more conceptual clarity, more knowledge, and automatically we would have more confidence to speak what our mind thinks. तो दूसरे शब्दों में अब हम लोग ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करती है। बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है वो तभी हम लोग लूज़ महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर थिंग की। और क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं किया। अब इफ़ेक्टिवली लिसन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर क्लैरिटी आएगी, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर जो है वो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे ऐसे कुछ बैरियर्स होती हैं रुकावट, ऐसे कुछ बैरियर्स जो हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, जो हमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग करने से रोकते हैं। लिसनिंग इज़ अ वेरी एक्टिव टास्क इन विच द स्पीकर एंड लिसनर्स tuning is very necessary. Effective listening demands full concentration. Due to lack of concentration of message is not listened as it desired by the speaker. Various barriers get involved when this lack of concentration occurs. तो अब वो कहता है कि हम लोगों ने कल ही देखा था, हम लोगों को कौन सी, या पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कौन सी जो लिसनिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। और कौन सी जो लिसनिंग है सबसे पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग है, दैट इज़ मार्जिनल लिसनिंग, या फिर प्रोजेक्टिव लिसनिंग दैट इज़ फाउंड इन आवर क्लासरूम्स। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक एक्टिव टास्क है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लें कि हमारी जो फिज़िकल प्लस मेंटल एक्टिविटी दे गो साइड बाय साइड, वो एक साथ चलें, हमारे कान सुने और हमारा माइंड उसे एनालाइज करे। और इसका मतलब ये है कि इसके लिए हम लोगों को बहुत सारी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है, और कंसंट्रेशन को भी हम लोगों को धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इन केस आप लोगों को पता नहीं है किस तरीके से कंसंट्रेशन को डेवलप करना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि वी डू नॉट नो हाउ टू इंक्रीज़ अवर कंसंट्रेशन। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसीलिए जो राइटर कहता है कि इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन में तो लैक बड़े पॉइंट्स के कारण हो जाता है, और इसीलिए कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमारी कंसंट्रेशन को ब्रेकअप करने के लिए करते हैं और उसके साथ साथ हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं,
कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड की कंसंट्रेशन को ऑल्टर कर देते हैं। तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकन्वीनियंट एनवायरनमेंट, इनकन्वीनियंट जहाँ पे माहौल ऐसा हो कि वहाँ पे इफ़ेक्टिव लिसनिंग करना मुश्किल हो जाए। अब पहली चीज़ आ गई कन्वीनियंट एनवायरनमेंट क्या है। कन्वीनियंट एनवायरनमेंट ये है कि जहाँ पे हम लोगों को इस तरीके का माहौल मिल जाए कि हम लोगों का जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन की पोजीशन में रहे। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके का जो हमारा वो रूम हो जहाँ पे कहीं पे भी जो आवाज़ है वो इको ना होती हो, या फिर ये कह लें कि इस तरीके का रूम हो कि अगर जो स्टूडेंट है वो फारदेस्ट कॉर्नर में, या अगर जो लिसनर है वो रूम के लास्ट कॉर्नर में भी बैठा है, तो भी जो आवाज़ है उस तक उतनी ही क्लैरिटी से जानी चाहिए जितनी क्लैरिटी से फ्रंट रो के पास पहुंच रही है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस तरीके से अब लिसनिंग करते करते हम लोगों को कई बार डायग्रामेटिकली या हम लोगों को प्रोजेक्टर्स के ऊपर चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो इस तरीके का रूम हो कि रूम में सिटिंग पोजीशन ऐसी हो कि लास्ट वाले बच्चे को भी उतनी क्लैरिटी से दिखे। लाइटिंग इस तरीके की हो कि लाइट की रिफ्लेक्शन हो के हमें कोई चीज़ जो है वो धुंधली ना दिखाई दे, क्योंकि ब्लर दिखाई देगी वहाँ पे हमारा माइंड जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा और कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन टूट जाएगी। और या फिर ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया गया जहाँ पे हम लोग जो हैं इफ़ेक्टिवली लिसनिंग के माहौल के अंदर नहीं आते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर शो चल रहा है, बाहर फंक्शन की तैयारी चल रही है, अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे? नहीं पॉसिबल। बाहर जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ठीक है, या फिर बाहर हम लोग आइटम्स की पार्टिसिपेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अंदर चाहे हम लोगों ने डोर को नॉक किया हुआ है, बट जो आवाज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड की कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट करेंगी। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट हो कि हम लोग एक कंजेंशियल तरीके से जो लिसनर है उसको किसी प्रकार की बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन है उसके ध्यान को या उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ ना सके। इसलिए कहता है कि व्हेन द स्पीकर डज नॉट प्रोवाइड द लिसनर सूटेबल एनवायरनमेंट, द सीटिंग अरेंजमेंट, वही आ गई सीटिंग अरेंजमेंट, कि बेंचेस ऐसे हों कि कई बार बेंच कैसे होते हैं सीधी लाइन में लगे हैं जैसे नॉर्मली क्लासरूम्स में होते हैं। उसका क्या नुकसान है कि फ्रंट पहले 3-4 रोज़ को दिख जाएगा, जो 10वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे बैठे हैं उनको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आगे अगर लंबे बच्चे बैठ गए तो प्रॉब्लम है। इसीलिए जो रूम के अंदर सिटिंग पोजीशन कैसी हो, स्टेयर वाइज होने चाहिए। जैसे हम लोग सेमिनार रूम्स देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर, वो स्टेयर वाले होने चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, हर एक को जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा स्टेयर हाई होती जाएगी, और उसका मतलब ये है कि जो लास्ट कॉर्नर पे भी बैठा है बच्चा उसको भी उतनी ही क्लैरिटी से नज़र आएगा। और दूसरी थी वेल लिट रूम्स, रूम्स के अंदर अंधेरा ना हो, कलर जो है वो इस तरीके के ना हो कि जो हम लोगों को जो हमारी आइज़ को या हमारे माइंड को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करें। उसके बाद appropriate room temperature suitable according to the principle of acoustics, then listening cannot be effective। और अगर हम लोगों ने रूम के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने की डिवाइसेस भी नहीं लगाई, अब कैसे गर्मियों के अंदर अब जो हाई फाई जो स्कूल्स है कॉलेजेस हैं वो एयर कंडीशनर रूम्स देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं कि वहाँ पे उन बच्चों का ध्यान गर्मी के ऊपर ना जाए, बच्चों का जो ध्यान है वो स्टडी के ऊपर ही रहे। इसीलिए तो हम लोगों ने एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है स्टडी के लिए, वहाँ पे बच्चों के लिए या लिसनर के लिए, कि वो फिज़िकली मेंटली किसी तौर पे भी वो वहाँ पे फटीग या थकान महसूस ना करे, किसी टाइम पे भी उसको ऐसा महसूस ना हो कि उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। और जब कभी जो स्पीकर है ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाता, तब जाके इफ़ेक्टिव लिसनिंग में इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तब क्या होता है, बाहर से शोर आ रहा है, बच्चे को पीछे से दिखाई नहीं दे रहा, वो हिलजुल करेगा, उसके हिलजुल के साथ बाकी सारे भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव लिसनिंग करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर हम लोग कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा है फ्लॉड सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं,
हम लोग हाथों के गेस्चर्स करते हैं, उसे को हम लोग सिंबल्स कह देते हैं, फ्लॉड, गलत। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रही है, मैं कुछ कह रहा हूँ और मेरी बॉडी कुछ कह रही है। तो वो कह रहा है कि जहाँ पे when the speaker make uses of symbol and sign gestures in a wrong way, it create numerous problems. These things convey a meaning only when they are presented in a proper form. वो कह रहा है कि जब जो यूज़र है, सॉरी जो स्पीकर है, वो क्या करता है, उसके शब्द कुछ कह रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, वो बात पॉजिटिविटी की कर रहा है, कॉन्फिडेंस की कर रहा है, जब वो हिल रहा है, बोल रहा है, या जब उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं। यानी कि जहाँ पे मैं कुछ बोलूँ, मेरे हाथों के इशारे कुछ बोलें, अलग अलग वे में मेरी बॉडी और मेरे वर्ड्स जा रहे हैं, वहाँ पे जो लिसनर है वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में चला जाएगा, वेदर टू फॉलो माई बॉडी लैंग्वेज, वेदर टू फॉलो माई वर्ड्स। वो ये सोचेगा कि मैं इसके शब्दों को सुनूँ या इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखूँ। और इस टाइम पर भी जब माइंड दो हिस्सों में बढ़ गया, मीन्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ गई, और वहाँ पे भी इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगी। इसीलिए स्पीकर को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ही शुड बी 101% कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटी। अगर वो अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंट होगा, तभी वो जो है वो इस तरीके से दो हिस्सों में बटेगा नहीं। हिज बॉडी विल स्पीक द सेम लैंग्वेज एज ही इज़ स्पीकिंग थ्रू हिज वर्ड्स, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो शब्द हैं वो एक ही लैंग्वेज में, एक ही सूत्र में पिरो हो जाएंगे। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, पोजेस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड माइंड। पोजेस्ड, पहले से धारणा बना लेनी। प्रेजुडाइज्ड, किसी के बारे में कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, उसके बारे में एक तरफा राय बना लेनी। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन आपको कह देता है, भाई उस टीचर का तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार उसने पढ़ा है तो तभी वो ऐसा कह रहा है, शायद अच्छा नहीं पढ़ाता होगा टीचर, अगर क्योंकि वो हमसे पहले उस टीचर से पढ़ चुका है। और उस समय जो हम लोगों ने ये कंसेप्शन बना ली कि भाई उसे लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाता तो वाकई अच्छा नहीं पढ़ाता, इसका मतलब है मेरा माइंड पहले से ही किसी धारणा से ऑक्यूपाई हो गया, मेरा माइंड पहले से ही उस पर्टिकुलर चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, या उस पर्टिकुलर बंदे को पसंद नहीं करता, तो फिर मैं उसकी चीज़ों को कैसे लिसन करूं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे लेवल ऑफ स्पीकिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग हर एक लोगों का अलग अलग है, उसी तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग लोगों का अलग अलग है। किसी बच्चे को एक टीचर से समझ आता है, उसी टीचर से दूसरे बच्चे को समझ नहीं आता। यानी कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर बच्चे को उसका मेंटल लेवल उतना ना हो, या फिर उस बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन के लेवल की लीक हो, या फिर उस बच्चे के अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ना हो, इसीलिए उसको समझ नहीं आया। इसीलिए वेदर कि हम लोग बिना सोचे समझे उस बच्चे को फॉलो करें, हम लोगों को खुद एनालाइज करना चाहिए, खुद देखें कि क्या उसका समझ आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता फिर हम लोग अपनी कोई राय बनाएं। किसी की सुनी सुनाई बातों पे हम लोगों को बिलीव नहीं करना, अदरवाइज इफेक्टिव लिसनिंग करने में हमें बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए वो क्या कहता है, व्हेन अ लिसनर लिसन्स टू द स्पीकर विद द कलर्ड मेंटल ग्लासेस। कलर्ड मेंटल ग्लासेस, पहले से कोई सोच बना लेनी। लिसनिंग वुड बिकम इम्प्रॉपर with the prejudiced mind. Listener loses the factor of reliability. Reliability, भरोसा. He does not believe in the actual situation, rather he follows the command of his prejudiced mind or opinion. वो कह रहा है कि जब लिसनर जो है पहले से कोई धारणा बना ले पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, तो कभी भी जो सामने वाला बोल रहा है, कभी भी उसको उस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं होगा। और ना ही जब हमें उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, ना ही फिर मैं उस चीज़ को कभी ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करूँगा। और इसीलिए इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हम लोग इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि कभी भी प्रेजुडाइज्ड माइंड लेके इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं करनी है। इम्पेशंस ऑफ लिसनर, इम्पेशंस, धैर्य नहीं होना, किसी चीज़ के लिए उत्सुक रहना कि फटाफट मुझे आ जाए, फटाफट, जल्दी जल्दी। जैसे अब हम लोग लाइफ चाहते हैं, आई शुड गेट द सक्सेस क्विकली, हर एक चीज़ के लिए जल्दी करना।
जब हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लिसनर के अंदर इम्पेशेंस नहीं है, वो चाहेगा कि मुझे फटाफट चीज़ें अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को समझ आती है। अब अगर मैं सीधा आप लोगों को इफ़ेक्टिव लिसनिंग की इंपॉर्टेंस, इफ़ेक्टिव लिसनिंग की मीनिंग समझाए बिना सीधा मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझा देता, तो क्या आप लोगों को समझ आता? पूरा कंसेप्ट नहीं आता। जल्दी में कभी भी कोई चीज़ हम लोगों को समझ नहीं आती। और अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, इट मीन्स इट विल नॉट अलाउ अस टू डेवलप अ गुड लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। हमें कभी भी अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें जो वो कमी हमारे अंदर हमेशा रहेगी अगर हम लोग इम्पेशेंट हैं। एज इम्पेशेंट लिसनर हैज़ ए नॉन रिसेप्टिव माइंड। वो कहता है कि एन जो इम्पेशेंट है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उसके अंदर जो माइंड है वो किसी चीज़ को रिसीव करने के काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान पेशेंस नहीं रख सकता, कई बार होता है कि सर मुझे अभी समझा दो, अभी लेक्चर चल रहा है, हो सकता है कि लेक्चर के एंड तक जाते जाते तुम्हें वो चीज़ अपने आप समझ आ जाए। बट इफ़ ही और शी इंटरप्ट इन बिटवीन, अगर आप लोगों ने इन बिटवीन इंटरप्ट कर दिया, उसका नुकसान ये होगा, हो सकता है कि आपकी जल्दी के कारण स्पीकर भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, उसका कोई पॉइंट, उसका कोई एग्जांपल स्किप हो जाए और वो उतने बेहतर तरीके से ना समझा पाए जितना कि वो पहले समझा पाता। यानी कि हमें धैर्य रखना चाहिए पूरे टॉपिक को सुनने के एंड तक, ताकि कई बार जो प्रॉब्लम हमें स्टार्टिंग में लगती है एंड तक जाते जाते क्लियर हो जाती है। अगर नहीं रखेंगे धैर्य तो वो प्रॉब्लम बीच में टोक के भी, इंटरप्ट करके भी वो कभी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। ही इज़ नॉट अटेंटिव, ही डज द थिंग्स इन पेल मेल विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, हैंस ही फेल्स टू लिसन प्रॉपरली। वो कभी भी अटेंटिव नहीं होता, वो चाहता है चीज़ें फटाफट उसके समझ में आ जाए, और इसीलिए इस फटाफट के चक्कर में वो कभी भी एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाता। उसके बाद है प्री ऑक्यूपेशंस। प्री ऑक्यूपेशंस पहले से धारणाएं बना लेना, बिल्कुल प्रेजुडाइज्ड माइंड के जैसे है। When the listener is already possessed in doing some work, he cannot be supposed to be focused on listening. When the listener is preoccupied, his attention gets diverted. जैसे मेरे माइंड में पहले से है कि अगले लेक्चर में टेस्ट है, चलो यहाँ से मैं सुन लेता हूँ, सामने मैं नोटबुक रख के अगले टेस्ट की तैयारी भी कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि जब मैं अपने माइंड को पहले से किसी और चीज़ के करने के लिए प्रिपेयर कर चुका हूँ, मेरा माइंड जो है वो अभी भी अगले लेक्चर के ऊपर है, टेस्ट के ऊपर है, मेरे कान सुन भी लेंगे तो वो लिसन नहीं करेंगे। इसीलिए क्यों? क्योंकि कान कुछ लिसन कर रहे हैं और माइंड कुछ कर रहा है, तो मेरा माइंड जो है वो दो हिस्सों में डाइवर्ट हो गया। पहले मैंने बताया था, जब दो हिस्सों में बढ़ गए मीन्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन आएगी और लैक ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग हो जाएगी। इसीलिए ना तो मैं अगले लेक्चर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो पाऊँगा, ना मैं प्रेजेंट लेक्चर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो पाऊँगा। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ पे हम लोग बैठे हैं उसी चीज़ को इफ़ेक्टिवली लिसन करें, और जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएँ या नेक्स्ट जगह पे जाएँ फिर हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचें। पहले से सोचेंगे ना हम लोग प्रेजेंट को सही रख पाएंगे, ना ही फ्यूचर को सही रख पाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि जब माइंड जो है वो डाइवर्टेड हो जाएगा और उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और इफेक्टिव लिसनिंग ऑटोमेटिकली ही कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है टू हैवी मैसेज। टू हैवी मैसेज, जब when the listener has to listen to heavy messages, concentration starts lapsing. He may get digressed and diverted while listening to such a। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों नहीं, हाँ ये 4 लेक्चरों में डिवीज़न क्यों की है या 5 लेक्चरों में डिवीज़न क्यों की है, ऐसा क्यों नहीं करते एक दिन पूरे एक सब्जेक्ट के पूरे लेक्चर लग जाए, दूसरे दिन दूसरे के, तीसरे दिन तीसरे के। वो कहता है कि हमारे माइंड की पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को रिसीव करने की। हमें लगता है कि 40-45 मिनट तक ही हम लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक दिन में रिसीव कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा रिसीव करेंगे, नो डाउट रिसीव हो जाएगा, बट उसमें से हम लोगों को लिसन कितना होगा? क्योंकि एक ही लेक्चर अगर 5 लेक्चर या 4 लेक्चर लग गया, वही पर्सन कॉन्टिन्यूसली बोलता चला जा रहा है, वी विल गेट बोर्ड। हम लोग बोर हो जाएंगे, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, हम लोग इरिटेट हो जाएंगे, और उस समय लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा और उस समय हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग कम हो जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है कि एक और कारण है हैवी मैसेज का, जो स्पीकर है वो छोटी सी बात को
4 लेक्चर में खींच लेता है, 4 दिन एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से समझाता रहता है, उस समय भी आपके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी चीज़ को खींचना जो है वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग का कारण, लैक ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग का कारण बन सकता है। इसके बाद है एसेंटेड टॉक। एसेंटेड टॉक, एसेंट होता है, एक्सेंट होता है वैसे तो, एक्चुअल वर्ड एक्सेंट। एक्सेंट होता है कि हम लोग किसी ट्यूनिंग में बोल रहे हैं, जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश देखते हैं, अमेरिकन, हम लोग कहते हैं यार उनकी इंग्लिश समझ क्यों नहीं आती, बिकॉज देयर एक्सेंट इज़ डिफरेंट। तो उसी लिए राइटर कहता है कि कोशिश ये करनी चाहिए स्पीकर को कि वो उस एक्सेंट में बात करे जो एक्सेंट जो है ईजीली सब लिसनर्स को समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केरला साइड, वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि दे आर वेरी हाई फाई इन देयर इंग्लिश एंड देयर एक्सेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में रहने वालों से जो उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट। अगर वो स्पीक करते हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि देयर एक्सेंट इज़ डिफरेंट। इसीलिए स्पीकर को ये कोशिश करनी चाहिए जब वो बोले, ही शुड स्पीक इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। वो एक साधारण सी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करे, किसी एक्सेंट के ज़रिए बोल के अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करने की कोशिश ना करे। वहाँ पे वो नॉलेज डिस्प्ले करने नहीं आया, लोगों को पता ही है उसके अंदर नॉलेज है, तभी वो स्पीकर है और बाकी के लिसनर है। वो उस लैंग्वेज को यूज़ करे, उस कन्वीनियंस को यूज़ करे कि हर एक को वहाँ पे बैठे उसकी बात इजीली समझ आए। क्योंकि जब हमें किसी बात को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, वहाँ पे फिर से हमारे माइंड की जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ हो सकती है और इफेक्टिव लिसनिंग भी लूज़ हो सकती है। Accent creates various problems in front of a listener. The South Indians speaking in English may fail to create impression on the mind of other who may find it difficult to grasp his accent. English is a global language being used by 90% countries. Even then, many problems occurs in understanding the accent of various speakers. वो कह रहा है कि एक्सेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैसे? वो कह रहा है कि केरला वाला जो बोलते हैं वो उनकी एक्सेंट अलग है, नॉर्मली दूसरे लोगों को समझ नहीं आएगी। इंग्लिश ग्लोबली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, 90% लोग इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इस लैंग्वेज को पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? वहाँ पे वे ऑफ जो एक्सेंट है, वे ऑफ स्पीकिंग जो लैंग्वेज है वो डिफ़र हो जाता है। और ग्रामेटिकली भी ये माना जाता है, वे ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स डिफर फ्रॉम एवरी 13 किलोमीटर। हर 13 किलोमीटर के बाद हमारे शब्दों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए अगर ये सेंटेड टॉक करेंगे, इफ़ेक्टिव लिसनिंग ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब है क्लोज माइंडेड अप्रोच। क्लोज माइंडेड अप्रोच, जब लिसनर जो है वो केयरलेस है, वो लिसन ही नहीं करना चाहता, वो चीज़ों को सीरियसली ले नहीं रहा, तो जब मेरा माइंड जो है, मैं पहले ही मन को बना गया हूँ, मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने सुनना नहीं है, तो वहाँ पे वो सामने वाला स्पीकर जितना मर्जी कोशिश कर रहा, जितना मर्जी इंटरेस्टिंग बना ले टॉपिक को, मैं कभी भी उसकी चीज़ को इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं करूँगा। When the listener shuts his mind and decides not to pay attention towards some particular area, he would never listen to that particular area due to his close-minded approach. और जब मैंने माइंड ही बंद कर लिया तो मैंने उस चीज़ को समझूंगा भी कहाँ? Ego is a big barrier to effective listening. A boss who has an air of ego does not feel comfortable to listen to subordinate. Hence, ego veils effective listening. Ego, ये मैं तो सीनियर हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूँ? मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट की बात क्यों सुनूँ? जब ये चीज़ आ जाएगी तब भी जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। क्यों? अगर मैंने आप लोगों की बात नहीं सुनी कि सर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, ये चीज़ें दोबारा से करवा दो, तो फिर जब आप लोगों को मैं कुछ पढ़ाऊँगा, आप लोग कौन सी मेरी बात सुनोगे? आप कहोगे आपने कौन सा मेरी बात सुनी थी? बिकॉज़ एवरीवन हैज़ अ ईगो। तो इसीलिए राइटर कहता है कि जहाँ पे ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, सीनियर जूनियर की ये ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पे इफ़ेक्टिव लिसनिंग कम हो जाएगी। जो जूनियर है वो सीनियर को भी फिर इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं करेगा, इसने मेरे पॉइंट को सुना नहीं था, मैं भी इसके पॉइंट को नहीं सुनूंगा। और लास्ट है फिज़िकल प्रॉब्लम, जो बाय बर्थ, जो हम लोगों ने पहले वीडियोस में भी कहा था कि जो बाय बर्थ ही बहरा है, जो बाय बर्थ ही डम्ब है, ठीक है,
डेफ एंड डम्ब है, या बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, जो बाय बर्थ ही नहीं सुन सकता उस या उसे कम सुनाई देता है, उसके लिए हम लोगों के पास सिर्फ कुछ मेडिकल डिवाइसेस ही हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ बाय बर्थ हम लोगों को मिल गई है, इफ़ेक्टिव लिसनिंग वहाँ पे भी जो है होना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। तो ये थे कुछ बैरियर्स जो हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग को करने इफ़ेक्टिव लिसनिंग को कमज़ोर करते हैं या उसके लिए एक बाधा डालते हैं। इस वीडियो में आपको अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ लगी है, तो ज़रूर उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।